Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry. हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस हमारे चैनल पे फील द केमिस्ट्री में, जिसमें आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो आगे के टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। पीछे हमने जो पढ़ा था वो हमने अपने गैस लॉस, ठीक है, और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सब पढ़ लिया है। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे आते हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं एवोगैड्रो लॉ के बारे में, ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज करेंगे, और अगर थोड़ा और चीज़ें कवर हो सकेंगी तो वो भी करेंगे। तो एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? सिंपली अगर आप देखोगे तो एवोगैड्रो ने ये कहा था कि जितने भी आप अगर गैसेस ले रहे हैं, सभी गैसेस को आप इक्वल वॉल्यूम में लीजिए। मान लीजिए आपने कोई भी गैस ली, हीलियम ले ली या नियॉन ले ली, कोई मैं कहता हूँ गैस ली आपने, ठीक है, या आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, क्लोरीन ले ली, कोई भी, तो आपने जितनी भी गैसेस ली हैं उनका वॉल्यूम्स आप सेम रखेंगे, ठीक है, सेम कंडीशन पे। तीनों आपने गैसेस ली, ठीक है, तीनों की वॉल्यूम जो है वो इक्वल है और उनको सेम कंडीशन में रख रहे हैं। और कंडीशन क्या है? आपने सब पे टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम लगाया है। तो वो क्या कर रहे होंगे? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन कर रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, ठीक है, इधर इधर बना लेता हूँ। मान लीजिए ये मैंने एक कंटेनर बनाया, ये एक कंटेनर बनाया और ये एक कंटेनर बनाया। एक में मैंने कोई गैस भर दी, ठीक है, इधर मैंने कुछ गैस भर दी और इधर भी कुछ गैस भर दी। सब पे, तीनों पे जो प्रेशर और जो टेम्परेचर लग रहा है ना, सिंपल सी बात है, तीनों के लिए हमने कंडीशन क्या रखी है? सेम रखी है। प्रेशर, टेम्परेचर तीनों पे सेम लग रहा है। तो ये जो तीनों गैसेस हमने ली हैं जिनका वॉल्यूम भी इक्वल है, ठीक है, मान लीजिए 2 वॉल्यूम में ले लिया हमने, दोनों मतलब तीनों ही हमने 2 वॉल्यूम्स में ले लिया, तीनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है, और तीनों पे टेम्परेचर, प्रेशर भी सेम लग रहा है। तो ये जो तीनों आपने गैसेस ली हैं इनके मॉलिक्यूल्स भी क्या हो रहे होंगे? फिर सेम कंटेन हो रहे होंगे। मतलब इसमें भी आपके हो सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स हों, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स हों, इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स हों। तो ये चीज़ उन्होंने कही थी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये बात आती है। थोड़ा सा और इसमें अगर हम समझाना चाहें, क्योंकि इसके बाद भी उन्होंने और चीज़ें बताई थी, और वो चीज़ें क्या बताई थी? उन्होंने ये कहा था, एक एग्जांपल उन्होंने लिया था N2 मॉलिक्यूल का, ठीक है। आपको पता है कि N2 मॉलिक्यूल्स क्या है? मतलब 2 एटम्स आपने नाइट्रोजन के लिए हैं, और वहीं पे अगर आप अमोनिया का देखेंगे तो उसमें 1 नाइट्रोजन होता है, 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक। तो उन्होंने ये देखा कि उन्होंने बताया कि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं और एटम्स हैं गैशियस एलिमेंट के, उनके बीच में उन्होंने क्या किया? फिर बाद में डिस्टिंक्शन बताया कि मॉलिक्यूल और एटम अलग अलग हैं। अगर इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम नंबर के मॉलिक्यूल कंटेन हो रहे हैं, तो ये नहीं कि मॉलिक्यूल कंटेन हो रहे हैं तो इनके अंदर और कुछ नहीं होता। फिर उन्होंने और बताया कि मॉलिक्यूल के अंदर भी एटम्स होते हैं, ठीक है। उन्होंने ये डिस्टिंग्विश किया। जैसे कि मानो आपको वैसे एटम की डेफिनेशन पता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है या स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है आपका एलिमेंट के, ठीक है, जो कि आपका पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, ओके, और हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, दोनों केसेस होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल भी आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आपका एलिमेंट का, या आप कह सकते हो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो खुद से एग्जिस्ट करता है, दैट कैन बी एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, आप ये बोल सकते हो। और उसको आप क्या होता है, और छोटे पार्ट्स में तोड़ नहीं सकते हो, मतलब कि इट नेवर ब्रेक्स अप, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो हो सकता है वहाँ पे वो टूट सकता है मॉलिक्यूल, बट ऐसे ब्रेक नहीं होता है। अब बात आती है एटमिसिटी पे। एवोगैड्रो लॉ आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। थोड़ा सा और अच्छा एग्जांपल लेके समझा देता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा कि वैसे तो मैंने बता दिया चीज़ क्या चीज़ है, तब भी थोड़ा सा और बता देता हूँ कि 1 लीटर का आपने जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन लिया है, ठीक है, वो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे कंटेन कर रहा होगा, सेम उतने ही नंबर के मॉलिक्यूल्स आपके इसमें भी कंटेन हो रहे होंगे जिसमें आपने ऑक्सीजन लिया हो, या आप कह सकते हो इसमें क्लोरीन लिया हो, है ना। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे हाइड्रोजन में होंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके फिर ऑक्सीजन के भी होंगे, क्लोरीन के भी होंगे। तो इस तरह से चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब आती है एटमिसिटी। क्या होती है? एटमिसिटी का मतलब ही होता है कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल है बना है, उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो उसकी एटमिसिटी बताता है। क्या बोला मैंने? कोई एलिमेंट लिया आपने, उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल आपने बनाया, और उस मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे या प्रेजेंट होंगे, वही उसकी एटमिसिटी को बताता है।
अब ये कई पार्ट्स में आपके डिवाइडेड हैं, जैसे कि मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है और ट्राई एटॉमिक है। भाई सिंपल से पता चल रहा है, मोनो का मतलब ही होता है सिंगल यूनिट, एटॉमिक मतलब भाई कितने एटम है। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है आपके, सिर्फ एक एटम से बना हुआ होता है। जो मॉलिक्यूल सिंगल एटम से मिलकर के बना होगा तो वो आपका क्या होता है, मोनो एटॉमिक। एग्जाम्पल में क्या है, जितने भी आपके इनर्ट गैसेज हैं, जैसे मान लीजिए हीलियम है, नियॉन है, तो ये सब क्या है आपके मोनो एटॉमिक के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद आता है डाई एटॉमिक। डाई का मतलब होता है टू। फिर वही बात कि जो मॉलिक्यूल्स आपके दो सिमिलर एटम से मिलकर के बने होंगे वो आपके डाई एटॉमिक होते हैं। अब ट्राई की बात करें, ऐसे टेट्रा भी होता है ना, कि ट्राई में मतलब आपके जो मॉलिक्यूल बने होंगे वो मॉलिक्यूल आपके तीन सिमिलर एटम से मिलकर के बने होंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक। जैसे कि ओजोन गैस लिया मैंने, O3 एग्जाम्पल है। तो ये बताता है एटमिसिटी को। अब ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका वैसे टेट्रा भी आता है, फिर ऑक्टा एटॉमिक भी आता है। तो वो तो वर्ड आपको वैसे भी फैमिलियर अब तक हो गए होंगे आप, कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा, हेप्ट, ये सब क्या होते हैं। अब ये नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं कि क्वेश्चन क्या आते हैं इससे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, जितने भी होते हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने लिखा है जो कि ज़्यादा नहीं है, भाई एक ही क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें ऐसे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो क्या कह रहा है कि 50 cc ऑफ अ गैस ए कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल्स। सिंपल सा, पहले जो आपका लिखा है क्वेश्चन को क्या क्या गिवन है पहले वो आप देखिए, ठीक है। सिंपल से क्या कह रहा है कि 50 cc की जो गैस ए है वो वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही है। मान लीजिए कोई गैस ए है, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ कोई गैस ए है, ठीक है, कितने की, 50 cc की, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 50 cc ऑफ गैस ए कंटेन्स वाई मॉलिक्यूल्स, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 50 cc की जो गैस है ए वो वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही है। तो वो पूछ रहा है कि गैस बी जो होगी, जो कि 25 cc की है, 25 cc मतलब 25 क्यूबिक सेंटीमीटर में आपकी जो गैस बी है वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगी। मतलब उसका क्वेश्चन ये है कि अगर इसका हम 25 cc ले रहे हैं ऑफ गैस बी, वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही है। तो अगर हम देखें कि जो हमारी गैस ए है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर की, वो वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही है, और यहाँ पे 25 की बात की जा रही है कि 25 का हमें बताना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका भी 25 निकालेंगे, है ना। तो 25 का आधा करते हैं तो हम मतलब 50 का आधा करते हैं तो 25 पे आते हैं। तो यानी इसको हम कैसे कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज करके मैं लिख रहा हूँ, आप क्या करिए, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें 25 का निकालना ना बी का। अगर इसका भी 50 का निकालना होता तो अगर ये वाई मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है तो ये भी वाई मॉलिक्यूल्स ही कंटेन करता अगर हम इसको 50 लेके चलते। बट इन्होंने कंडीशन रखी इसका 25 बताना है, तो पहले हमें इसका भी 25 पता करना पड़ेगा। तो क्या करें हम कि ये 50 से 25 बन जाए। सिंपल सी बात है, दोनों तरफ आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब इधर भी आप 2 से डिवाइड करिए और इधर भी 2 से डिवाइड करिए। तो यानी 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा आपका गैस ए का, ऑफ गैस ए, वो क्या कर रहा होगा, y/2 मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा होगा, y/2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यानी गैस ए का कितना है, y/2 आया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, अब निकालना है गैस बी का, ठीक है। तो गैस बी का कितना होगा भाई, गैस बी का भी उतना ही होगा जितना इसका आया है ए का। क्यों आया अभी वो भी बताएंगे। तो इसका भी कितना हो जाएगा, y/2 मॉलिक्यूल्स। क्यों हुआ, अभी एवोगैड्रो की जो मैंने डेफिनेशन बताई उन्होंने यही बताया है कि आप अगर, क्योंकि इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने लिख दिया था अंडर सेम कंडीशन। कंडीशन कौन सी है आपको पता है कि टेम्परेचर प्रेशर की होती है। तो अगर आप कई गैसेस लेते हैं, ठीक है, और उनका कंडीशन सेम रखते हैं, मतलब उनको सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे लेते हैं, ठीक है, तो जितनी पहली वाली आपकी गैस मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही होगी उतनी ही सेकंड वाली भी करेगी, उतनी ही आगे वाली भी करेगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमने किया। हमने क्या किया, पहले हमने गैस ए का 25 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाल लिया कि वो 25 क्यूबिक सेंटीमीटर कितनी
मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रही है, तो बताया कि y/2 कर रही है, ठीक है। तो जितनी इधर वाली करेगी उतनी ही आपकी आगे की भी गैस करेगी, ठीक है। तो यानी आपका 25 क्यूबिक सेंटीमीटर जो होगा गैस बी का, वो भी सेम मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगी जितना आपका गैस ए 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पे कर रही है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे रिलेटिव एटॉमिक मास और इन सब चीज़ों पे। ठीक है बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखिए रिलेटिव एटॉमिक मास की बात अगर करें तो रिलेटिव का मतलब ये होता है आप किसी से रिलेट करके किसी दूसरे का एटॉमिक मास निकाल ले हो, ठीक। क्योंकि एकदम आप अगर बिगिनिंग में जाओगे, स्टार्टिंग में, ठीक है, तो एटम्स जो होते थे बहुत ही छोटे होते थे, तो उनका जो एटॉमिक मास होता है या आप कह सकते हो वेट जो था उसको हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते थे। और इसके लिए फिज़िक्स में एक इनडायरेक्ट मेथड लाया गया था जिसने हमें कह सकते हैं कि जितने भी काइंड के एटम होते हैं उनका जो नियरली जो एब्सोल्यूट मास था वो पता करा गया था फिज़िक्स के, उससे हमको पता चला था। जैसे कि हाइड्रोजन का जो मास था वो हमें 1.67 × 10⁻²4 ग्राम समथिंग पता चली थी। और इसी तरह से ऑक्सीजन की अगर आप देखेंगे तो 26.565 × 10⁻24 ग्राम्स कुछ पता चली थी। ग्राम्स में हो रहा था, बट उसको अगर हम किलोग्राम्स में निकालना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इतने छोटे थे कि उनको आप किलोग्राम्स की यूनिट में नहीं रख सकते थे, ठीक है। ये ग्राम्स में भी रखा नहीं जा पा रहा था। देन क्या किया गया था, एक एप्रोप्रिएट, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो एक एटम लिया गया था जिसको रिलेट करके हम बाकी एटम्स के क्या कर रहे थे, एटॉमिक मास को किलोग्राम्स और ग्राम्स में हम रख पा रहे थे, ठीक है। तो उसी को बाद में बताया गया था रिलेटिव एटॉमिक मास। अब चीज़ क्लियर हुई होगी। तो स्टार्टिंग में अगर आप कहेंगे बिगनिंग में, तो जो मास था हाइड्रोजन एटम का उसको चूज़ किया गया था बाकी अदर जो कह सकते हैं एटम्स थे उनके मासेस के लिए उसको चूज़ किया गया था, ठीक है, कि उसकी जो यूनिट रहेगी उसी से कंपेयर करके हम बाकियों की यूनिट लिखेंगे और उसी से हम फिर क्या करेंगे, मासेस निकाल पाएंगे। तो 1961 में फिर क्या हुआ था, कार्बन 12 जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, कार्बन 12 को फिर चूज़ किया गया कि हाँ अब इसी को हम आगे भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो कार्बन 12 को फाइनली सेलेक्ट किया गया था क्योंकि इसका जो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये लीस्ट अफेक्टेड होता है, बहुत ही कम अफेक्ट करता है बाकी की वैल्यूज़ पे। जो अदर आप एटम्स की एटॉमिक मासेस जो निकालोगे तो उनकी वैल्यूज़ पे बहुत ही कम इफेक्ट डालता था, इसलिए इसको हमेशा के लिए मतलब एक तरह से कह सकते हैं चूज़ किया गया। तो रिलेटिव एटॉमिक मास की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास या आप कह सकते हो एटॉमिक वेट, ये क्या है, किसी एलिमेंट का ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हैवियर देन। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप एटॉमिक वेट निकाल रहे हो जिस भी एटम का, ठीक है, वो जो नंबर आएगा वो आपके कार्बन 12 का जो एटम होगा उसके मास का 1/12 टाइम्स ज़्यादा होगा। मतलब मान लो अगर आप किसी एटम का एटॉमिक मास निकाल ले हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका जो एटॉमिक मास आएगा जिसका निकाल लें आप, ठीक है, वो कार्बन 12 के एटम का जो मास होगा उसका 1/12 टाइम्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होता है। फॉर्मूला क्या है, आप जिस भी एलिमेंट के एटम का मास निकाल ले वो रखा आपने, ठीक है, और जो कार्बन 12 एक कार्बन 12 का एटम आप ले रहे हो उसके मास का 1/12 टाइम्स आप करेंगे, तब जा करके आप जिसका निकालें उसका रिलेटिव एटॉमिक मास आपको निकल आएगा, ठीक है। या भी इससे हम इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल सी बात है कि जो भी एलिमेंट आपने लिया है उसके एटॉमिक मास को आप ग्राम्स में, मतलब उसके आगे यूनिट जो है वो ग्राम आप लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, आपका ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। अब जैसे आपने एटॉमिक मास पढ़ा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, ज़्यादा चेंज नहीं है, एटम की जगह मॉलिक्यूल कर दिया है। तो अब क्या करेंगे आप, अब किसी का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकाल ले हो किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो आपका कार्बन 12 के जो एलिमेंट है उसके मास का, है ना, 1/12 टाइम्स हैवियर होगा। वही चीज़ आती है, कोई घूम फिर के अलग चीज़ नहीं है कि आप जिस भी एलिमेंट का मास निकालना चाह रहे हैं या आप कह सकते हैं किसी भी कंपाउंड का आप मॉलिक्यूलर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो कि, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज हैवियर देन
तो उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो आपके कार्बन 12 के एटम का जो मास होगा उसका 1/12 टाइम्स ज़्यादा होगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, जितना भी पूछा जाता है सिर्फ रिलेटिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आई होप जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहो, है ना। नेक्स्ट इसके बाद हम एक चीज़ आती है आपकी ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी है, ठीक है, वो बताते हैं। फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आगे जो बात है वो क्या है, हमने कहा कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको इन दो कंपाउंड्स का, H2SO4 का और CuSO4.5H2 का। देखिए इसमें होता ही है, पहली बात तो आपको जो पता होना चाहिए वो सबके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप ध्यान दोगे तो मोस्टली एक जगह मैंने पढ़ाया भी है, शायद से अभी याद नहीं है कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, बट एक वीडियो मैंने बनाई थी, देखना पड़ेगा किसमें है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है और जो एटॉमिक मास होता है, तो एटॉमिक मास जो होता है मोस्टली आपका एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल होता है, ठीक है। सब में नहीं होता है, कुछ में बता रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया मैंने, H2SO4 का, ठीक है। तो H2SO4 में अगर आप देखोगे आपको पता है कि हाइड्रोजन कितना होता है, भाई सबको पता है एक ही होता है, ठीक है। तो इसका आप क्या करोगे, 1 लिखा, अब कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का साइन लगेगा फिर, ठीक। सल्फर का कितना होता है, आपको पता है कि जो सल्फर होता है वो 16 रहता है, तो उसका डबल करोगे तो 32 हो जाएगा, तो ये हो गया 32, 32। ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है 8 होता है, जस्ट उसका डबल करिए तो कितना, 16। तो ये आपका कितना है, 16, लेकिन एक ऑक्सीजन का होगा, यहाँ कितने हैं, 4 हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16। सॉल्व करेंगे तो ये 98 एटॉमिक मास यूनिट आता है। तो इससे आप क्या कहोगे, ये मैंने डेफिनेशन इसीलिए अभी मतलब मिटा रही नहीं, समझाने के लिए। तो आपने ये निकाला क्या, एटॉमिक मतलब मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया आपने। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है जो कि 98 AMU आया है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, 98 है, दिख ना रहा हो शायद से, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है जो कि आपका 98 आया है ना, इसका मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल जो है H2SO4 का वो 98 टाइम्स हैवी है, किससे, 1/12 टाइम्स ऑफ C12, मतलब कार्बन 12 एटम, ठीक है। मतलब अगर कार्बन 12 का एटम का कुछ मास होगा तो उसका 1/12 टाइम्स ज़्यादा आता है आपका, जिसका आप निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसके लिए समझाने के लिए करी थी, ठीक। अब बात आती है कॉपर का। तो देखिए कॉपर का मॉलिक्यूलर जो, वैसे आपको जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में आपको ऊपर लिख दिया जाता है, तो उसकी आपको चिंता की बात नहीं है, वो आपको लिखा मिलेगा, सबकी आपको मॉलिक्यूलर एटॉमिक जो वेट की वैल्यू होती है वो लिख करके आपको क्वेश्चन में आती है, तो उसकी चिंता की बात नहीं है। ये ICSE के बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो CU की जो होती है वो 63.5 होती है, 63.5। तो यहाँ पे देखिए CU का एक ही था तो हमने एक ही लिखी 63.5। और उसके बाद आता है सल्फर का। सल्फर का तो अभी ऊपर भी लिखा हमने, 16 होता है ना, तो उसका डबल करेंगे 32, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 32। फिर ऑक्सीजन का आया 16, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 है तो 4 से ये मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर .5H2O, ठीक है, .5H2 है तो ये नहीं कि हम उसको प्लस नहीं करेंगे, है ना, प्लस लगा करके ही सारी चीज़ें करनी है। 5, देखो अब बात ये है 5H2O है, मतलब 5 सब पे कर रहा है, तो आप 5 को बाहर रखिए, H2 है यानी 2 × 1, ये भी चलेगा। और प्लस का ऑक्सीजन का कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, 16 होता है, 16 लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करिए, इसको अभी हम सॉल्व नहीं करते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, 63.5 प्लस 32 प्लस ये 16 का पहाड़ा मुझे याद नहीं आता है, मैं लिख के एक बार कर लेता हूँ, 6 4 24 4 4 5 6, ठीक है, 64। अब आता है ये, इसको 5 को लिखा रहने दीजिए, 2 1 2 प्लस 16, यानी मैं पूरा खोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। 32 और इसको 64 को जोड़ ले तो 4 2 6 6 3 9, है ना,
16 2 होता है 18, और 18 को अगर आप 5 से करोगे, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 और 9, ये आया 90। अब इसको पूरा कैलकुलेट अगर आप करोगे, है ना, तो यह समथिंग आपका आएगा 249.5 AMU, 249.5 AMU। ठीक है, इस तरह से होता है आपका क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका किसका, रिलेटिव मोलिकुलर मास का। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, बाकी फिर आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें और बची हैं आपकी। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आती है, जैसे अब जो चैप्टर था मेनली मूल कॉन्सेप्ट पे, उसी के बारे में हम बताना चाह रहे हैं कि इससे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं। मूल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? देखिए, मोल कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि मोल जो है आपका, मोल इज़ द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। पहली बात तो मोल है क्या? मोल जो होता है वो आपके प्योर सब्सटेंस का अमाउंट है जो सेम नंबर की केमिकल यूनिट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि मोल जो होता है वो प्योर सब्सटेंस का अमाउंट होता है। एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना हो, तो प्योर सब्सटेंस को कंटेन करने का जितना अमाउंट होता है वो आपका मोल बता रहा होता है, जो क्या कंटेन कर रहा होता है, सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स को, है ना, कंटेन कर रहा होता है। एज देयर आर आइटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ, जिसमें क्या होता है आपके एग्जैक्टली 12 ग्राम्स का जो आपका कार्बन 12 है, कार्बन 12 के 12 ग्राम्स के एटम्स जो होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। फिर से बता देता हूँ, मोल क्या होता है? मोल मैंने बताया कि आपका प्योर सब्सटेंस का अमाउंट है जो सेम नंबर ऑफ केमिकल यूनिट्स को कंटेन करता है। कैसे कंटेन करता है? अभी जो बताया मैंने, केमिकल यूनिट्स को कंटेन कर रहा है सेम नंबर के, तो कैसे कंटेन कर रहा है? एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली, जहाँ पर आपके कार्बन 12 के 12 ग्राम्स के एटम्स होते हैं। ठीक, और एक चीज़ है यहाँ पे नोट में लिखना है इसको, ये नोट में लिख लीजिएगा कि जब आपका पार्टिकल में, ठीक है, जैसे पार्टिकल जो है वो आपका मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली कि कितना पार्टिकल आपने लिया है, तो अगर आपका स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है पार्टिकल कितने आपने लिए हैं, तो वहाँ पे 1 मोल को जो आप लोगे वो कितना लोगे, 6.02 इनकी 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आपको पता है अभी आपने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाला, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि आपने अगर ऑक्सीजन लिया है तो वो उसका मास कितना होता है, 16 होता है। बट मान लीजिए वहाँ पे स्पेसिफिकली आपको मेंशन करके नहीं दिया गया कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो आपका वहाँ पे आपको 32 लेना है। अगर 2 ऑक्सीजन दिए हैं तो आपको 32 लेना है, या ऑक्सीजन का आपको पता है कि 16 होता है तो ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, सल्फर का आपका 32 होता है। तो ये सब अगर वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होते हैं, तब आपको क्या करना होता है, आपको जो पता है, ठीक है, कि हमें पता है भाई नाइट्रोजन का 14 रहता है, ऑक्सीजन का 16 रहता है, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन आपको वहाँ पे क्या करोगे, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आज उतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल इज 6 × 10 की पावर 23। ठीक है, तो अगर कह रहा है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं आपके 1 मोल में, उसकी वैल्यू है 6 × 10 की पावर 23, तो आपको नाइट्रोजन गैस के 14 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं आपके 18 ग्राम ऑफ वाटर में आएंगे, ये बताना है। इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे होगा, ऊपर की डेफिनेशन में मिटा रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैंने हमेशा बोला है आपको, जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराता हूँ, मैंने कहा है जो क्वेश्चन लिखा है उसको आराम से पढ़िए, और क्या गिवन है पहले वो लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसा कि इसमें क्या बोला उसने कि 1 मोल का जो 1 मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो उसने बताया है 6 × 10 की पावर 23 है। यानी एक मोल में जो भी आप एटम ले रहे हो उसके 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स ऐसे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, सिंपली नाइट्रोजन गैस जो 14 ग्राम है उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो एटम की बात करिए उसने, तो इसमें आप क्या करोगे, तो पहले तो मोल ऑफ, आप कह सकते हो मास ऑफ 1 मोल ऑफ, क्या करोगे, नाइट्रोजन देखोगे वो कितना होता है। तो ये क्या लिखा मैंने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन।
इज 28 ग्राम। इसमें कितना होता है नाइट्रोजन के, 1 मोल का जो मास रहता है वो कितना होता है 28 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या बात आती है कि जो उसने दिया है 6 इंटू 10⁻23, ये किसका गिवन होता है, ये आपका 28 ग्राम का ही होता है। ओके, 28 ग्राम का जो नाइट्रोजन गैस है वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, 6 इंटू 10⁻23। तो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, contains 6 into 10⁻23, contains 6 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उसने पूछा था कि 14 ग्राम का जो नाइट्रोजन गैस है वो कितना कंटेन करेगा। बहुत आसान, इसमें क्या करेंगे, देयरफॉर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस, इसमें क्या करिए, जो ये दिया था वैल्यू इसको तो पहले ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, फिर आप जिसका निकाल लें, जितने का निकाल लें उसको मल्टीप्लाई में रखिए, और जो गिवन था हमें 28 है ना, उसको आप क्या कर लीजिए, नीचे कर लीजिए। बहुत आसान तरीका है। पहले क्या करिए, जो दी गई थी वैल्यू यहाँ पे उसको ऊपर रखिए, जितने का क्वेश्चन ने पूछा है निकालना है, 14 ग्राम का निकालना था, उसको मल्टीप्लाई में करिए, और जो आपका 1 मोल के मास का जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड में रखिए। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि 14 एकम 14, 14 दूनी 28। ठीक है, 2 को इधर से उड़ाएंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 3 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर। अब वाटर का पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जो 1 मोल का मास होगा वाटर का वो कितना गिवन है, 18 गिवन है, तो आप वो लिख लीजिए पहले। मास ऑफ कितना दिया है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स। ठीक है, ये आपको क्या गिवन था, 1 मोल के वाटर का जो मास था वो आपको गिवन था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इज 18। ठीक है, तो 18 ग्राम्स का जो वाटर है वो कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा, आपको पता है कि यहाँ पे लेके चलना है आपको, देयरफॉर 18 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नहीं 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स, किसका लिया हमने, वाटर का लेके चला, तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब उसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि वाटर में क्या होता है, 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के और एक आपका किसका होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का होता है। क्या लिखेंगे, बट H2O, कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा बदल के लिखते हैं, बट इन H2O molecule there are 3 atoms। ठीक है, so 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, मैं ऐसे कुछ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आइटम है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका 3 है आप उसको लेके चलोगे, मतलब कि 18 ग्राम्स ऑफ वाटर जो होगा, है ना, उसने 18 ग्राम का टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे ना,
तो एटम्स में आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूल में आपको पहले पता करना पड़ेगा कितने एटम्स हैं। तो एटम्स आपको क्या होगा, 3 एटम्स हैं। जो भी आपकी वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं तो उस नंबर ऑफ एटम्स को लिखिए और जो वैल्यू गिवन थी उससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपका इसका वैल्यू का आंसर आ जाएगा 18 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहाँ पे एटम्स जाएगा क्योंकि उसने टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। फिर से एक बार बता देना मैंने क्या बोला। उसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए 18 ग्राम्स ऑफ वाटर में। तो आप पहले क्या लिखोगे, जो आपको दिया गया है कि 1 मोल का जो मास है वाटर का वो 18 ग्राम दिया है। उसके बाद आप क्या करोगे, उसको मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसमें, तो जो वैल्यू दी गई उससे मल्टीप्लाई रहेगा। मतलब मल्टीप्लाई क्या, उसने बता दिया, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उसने बता दिया कि 18 ग्राम का जो वाटर है वो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स कंटेन कर रहा है। नंबर ऑफ एटम्स बताइए कितने हैं। तो पहले तो वाटर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है आप वो देखिए। ऐसे और भी कोई अगर एटम देता है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालिए, तो जो मॉलिक्यूल्स दिए गए होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए। यहाँ पे जैसे 3 थे, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो 3 है, तो 3 को क्या करिए बस इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना बाकी है। एप्लीकेशंस को देखेंगे हम, ठीक है। एप्लीकेशन से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट आता है ना, वो चेक कर लेते हैं। वैसे इस पर आपके क्वेश्चन है, ज़्यादातर मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, और जो इससे रिलेटेड अभी थोड़े और क्वेश्चन भी हैं वेपर डेंसिटी से रिलेटेड, वो भी कराऊंगा। और उसके बाद फिर आपका जो है वो आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्फेरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला। पहले हम यही पढ़ेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्फेरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, पहले ये कवर करेंगे। उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो खत्म करेंगे, ठीक। मतलब उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। एक वीडियो पूरी क्वेश्चन पे आएगी, एक वीडियो जो बची है इसके बाद वो हम एम्फेरिकल फार्मूला, कंपोजिशन, ठीक है, और मोलिकुलर फार्मूला, इन पे करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को वीडियो शेयर करिए जो भी क्लास 10th में है या आने वाले हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड डे।